पिता के जाने के बाद मैंने धोखे से छोटे भाई का सारा हिस्सा हड़प लिया। वो बिना लड़े खाली हाथ निकल गया। 3 साल बाद मेरी करोड़ों की फैक्ट्री में रहस्यमयी आग लगने लगी। ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। मैं काले जादू का शक लेकर चट्टारपुर दरबार पहुंचा तो गुरुजी ने भरी संगत में कहा, ओए सेठ, जादू बाहर नहीं, तेरी नीयत में बैठा है। सगे भाई का हक खाकर सोचता है तेरे घर में बरकत आएगी। उस दिन गुरुजी ने मेरा सारा अहंकार तोड़कर मुझे उसी भाई के पैरों में गिरने को मजबूर कर दिया। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी कहते हैं कि इंसान जब किसी बाहर वाले का पैसा मारता है तो अदालत उसे सजा देती है, लेकिन जब इंसान अपने ही सगे खून का, अपने ही भाई बहन का हक मारता है तो उसकी सजा कोई जज नहीं सुनाता, उसकी सजा सीधा ऊपर वाले के दरबार से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि चालाकी से कागज बनवा लिए, सीए से सेटिंग कर ली, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली तो हम बहुत होशियार हो गए। समाज भी ऐसे लोगों को स्मार्ट और सक्सेसफुल कहता है, लेकिन जो पैसा किसी अपनों की आंखों में आंसू देकर कमाया गया हो, वह पैसा तिजोरी में तो टिक सकता है, पर वह रातों की नींद और घर की शांति को जलाकर राख कर देता है। आज का यह सत्संग मायापुरी के एक बहुत बड़े फैक्ट्री ओनर का है। एक ऐसे बड़े भाई का सत्संग जिसने अपने लालच में पिता की सारी मेहनत और छोटे भाई का भविष्य निगल लिया। उसे लगा था कि दुनिया को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने दुनिया की नजरों में खुद को सही भी साबित कर दिया था। लेकिन 2003 के चट्टारपुर दरबार में, जहां न कोई फाइल जाती थी, न कोई वकील खड़ा होता था, वहां गुरुजी ने भरी संगत के सामने उस इंसान की वह फाइल खोल दी जिसे उसने अपने ज़मीर की सबसे गहरी तिजोरी में दफना रखा था। यह सत्संग किसी चमत्कारिक दवाई का नहीं, बल्कि नीयत के साफ होने का है। आइए सुनते हैं सुभाष खन्ना जी का अपना सत्संग, उन्हीं की जुबानी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम सुभाष खन्ना है। आज मैं दिल्ली के राजौरी गार्डन में रहता हूं और मायापुरी में हमारी ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। आज मेरा पूरा परिवार एक साथ है। हम दोनों भाई एक ही ऑफिस में बैठते हैं। लेकिन 20 साल पहले मैं एक ऐसा इंसान था जिसे अगर आप करीब से जानते तो शायद मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। ये सत्संग 1999 से शुरू होती है। मेरे पिताजी ने जीरो से शुरुआत करके मायापुरी में एक बहुत अच्छी फैक्ट्री खड़ी की थी। हम 2 भाई थे, मैं बड़ा और मुझसे 5 साल छोटा मेरा भाई अमित। अमित स्वभाव से बहुत सीधा था। वह टेक्निकल काम में माहिर था। फैक्ट्री की मशीनरी, प्रोडक्शन, लेबर हैंडलिंग, ये सब अमित देखता था और मैं अकाउंट्स, क्लाइंट्स, बैंक लोन्स और मैनेजमेंट देखता था। पिताजी हमेशा कहते थे कि हम दोनों मिलकर फैक्ट्री को बहुत आगे ले जाएंगे। 2000 के शुरुआत में पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। पिताजी ने कोई फॉर्मल विल, वसीयत नहीं बनाई थी। उन्हें लगता था कि दोनों बेटे राम लक्ष्मण की तरह रहेंगे। लेकिन संगत जी, पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों की आंखों पर पट्टी बांध देता है। पिताजी के जाने के बाद मेरी पत्नी ने और मेरे ससुराल वालों ने मेरे कान भरने शुरू किए। सुभाष, फैक्ट्री के क्लाइंट तुम्हारे हाथ में हैं। बैंक तुम्हें जानता है। अमित तो सिर्फ मजदूरों के साथ मशीनें ठीक करता है। अगर कल को अमित की शादी हुई और उसकी पत्नी ने हिस्सा मांग लिया तो आधी फैक्ट्री चली जाएगी। पहले मुझे ये बात गलत लगी, पर लालच का बीज जब एक बार दिमाग में बो दिया जाए तो वो बहुत जल्दी पेड़ बन जाता है। मैंने अपने सीए के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अमित उस समय पिताजी के जाने के दुख में डूबा हुआ था। वह बिजनेस के पेपर्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। मैंने एक पार्टनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग डीड बनवाई। उसमें क्लॉजेस इतने घुमावदार रखे गए कि फैक्ट्री का 85% ओनरशिप, प्रॉपर्टी के राइट्स और डिसीजन मेकिंग मेरे पास आ गई और अमित सिर्फ एक वर्किंग पार्टनर या एम्प्लॉय के स्तर पर रह गया। एक दिन मैंने बहुत प्यार से इमोशनल होकर उसे वो फाइल दी और कहा, अमित,
बैंक वाले पिताजी के बाद लोन रीस्ट्रक्चर करने के लिए सिग्नेचर्स मांग रहे हैं। तू यहां साइन कर दे, बाकी मैं संभालूंगा। अमित ने बिना एक पन्ना पढ़े मुझ पर पूरा अंधा भरोसा करते हुए साइन कर दिए, और उसी हस्ताक्षर के साथ मैंने अपने सगे भाई को उसके ही पिता की फैक्ट्री से बेदखल कर दिया। करीब 6 महीने बाद अमित की शादी तय हुई। शादी के बाद जब खर्चे की बात आई और अमित ने फैक्ट्री के अकाउंट से कुछ बड़ा अमाउंट निकालना चाहा, तो मैंने सीए के जरिए उसे रोक दिया। अमित मेरे पास आया। उसने पूछा, भैया, मेरा चेक क्यों रोका गया? मैंने तब अपना असली रंग दिखाया। मैंने बहुत ठंडी आवाज में कहा, अमित, बिजनेस अब प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। तुम लीगली सिर्फ 15% के पार्टनर हो और प्रॉफिट्स अभी री इन्वेस्ट हो रहे हैं। तुम अपनी सैलरी से घर चलाओ। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहां एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। संगत जी, उसने पूछा, भैया, पिताजी तो हम दोनों का बराबर हिस्सा बता कर गए थे। मैंने मेज पर वो फाइल फेंक दी जिस पर उसने बिना पढ़े साइन किए थे। मैंने कहा, कानून जुबान से नहीं, कागज से चलता है। संगत जी, मुझे लगा था वो लड़ेगा, हंगामा करेगा, कोर्ट जाएगा। मैंने वकीलों की पूरी फौज तैयार रखी थी, लेकिन अमित ने जो किया वो मुझे आज भी सोने नहीं देता। उसने उस फाइल को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसा खालीपन था जो किसी अपने के मरने पर आता है। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, भैया, अगर आपको सारी फैक्ट्री चाहिए थी तो एक बार मुंह से मांग लेते, मैं वैसे ही दे देता। आपने धोखे से साइन करवाकर पिताजी की दी हुई शिक्षा को गंदा कर दिया। अदालत में जाकर मैं अपने पिता की इज्जत नहीं उछालूंगा। आप खुश रहिए अपनी फैक्ट्री के साथ। उसी हफ्ते अमित ने अपनी नैनवेली पत्नी के साथ हमारा पुश्तैनी घर छोड़ दिया। उसने फैक्ट्री में आना बंद कर दिया। वो पश्चिमी दिल्ली में एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गया और उसने ऑटो पार्ट्स रिपेयर की एक बहुत छोटी सी दुकान खोल ली। वो सड़क पर आ गया था और मैं करोड़ों के साम्राज्य का अकेला राजा बन गया था। उस समय मुझे कोई ग्लानि नहीं हुई। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मैंने नई फॉरेन कार खरीदी, घर को रिनोवेट करवाया और समाज में सेठ सुभाष बनकर घूमने लगा। लेकिन संगत जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब वह पड़ती है तो बाहर से चोट नहीं दिखती, इंसान अंदर से टूट जाता है। करीब 3 साल बहुत अच्छे निकले, लेकिन 2003 के मध्य से मेरी फैक्ट्री में अजीब अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले प्रोडक्शन में दिक्कत आई। अमित के जाने के बाद जो नया टेक्निकल मैनेजर मैंने रखा था,
वो लगातार गलतियां कर रहा था। हमारे सबसे बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर की पूरी खेप रिजेक्ट हो गई। करोड़ों का नुकसान हुआ। फिर फैक्ट्री की सबसे महंगी सीएनसी मशीन बार बार ब्रेक डाउन होने लगी। इंजीनियर आते, करते, 2 दिन बाद वो फिर बंद पड़ जाती। और फिर वो घटना हुई जिसने मेरी कमर तोड़ दी। अक्टूबर का महीना था। दिवाली का स्टॉक तैयार पड़ा था। रात के 2 बजे मुझे गार्ड का फोन आया। गोदाम में आग लग गई थी। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, मेरा सारा रेडी स्टॉक और कच्चा माल जलकर खाक हो चुका था। सबसे बड़ा झटका यह था कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक टेक्निकल क्लॉज का बहाना देकर क्लेम पास करने से मना कर दिया। मेरी नींद उड़ गई। बैंक का लोन सिर पर आ गया। लेबर की पेमेंट रुक गई। जिन सप्लायर्स को मैं कल तक आंख दिखाता था, वे मुझे गालियां देने लगे। मेरी पत्नी, जिसने मुझे भाई का हक मारने की सलाह दी थी, उसने एक नई थ्योरी गढ़ी। वह बोली, सुभाष, ये सब नॉर्मल नहीं है। ये आग अपने आप नहीं लगी। अमित और उसकी पत्नी हमसे जलते हैं। वे गरीब हैं और हम अमीर। जरूर उन्होंने हमारे बिजनेस पर कोई काला जादू या टोना टोटका करवाया है। डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा लेता है। मेरा दिमाग पहले ही काम नहीं कर रहा था। मुझे ये बात सच लगने लगी। मुझे लगा कि मेरा भाई ही मेरा दुश्मन बन गया है। मैंने कई तांत्रिकों, बाबाओं और ज्योतिषियों के चक्कर काटे। किसी ने नींबू कटवाए, किसी ने फैक्ट्री में हवन करवाया, किसी ने तावीज दिए। मैंने लाखों रुपए इन सब में फूंक दिए, लेकिन फैक्ट्री का हाल और बदतर होता गया। नवंबर 2003 की बात है। मेरा एक पुराना सप्लायर था, चड्ढा जी। उन्होंने मेरी हालत देखी। मैं ऑफिस में सिर पकड़कर बैठा था। उन्होंने मुझसे कहा, सुभाष भाई, आप इन तांत्रिकों के चक्कर छोड़ो। आप मेरे साथ गुरुवार को चट्टारपुर चलो। वहां गुरुजी का दरबार लगता है। वहां कोई पैसा नहीं लगता, कोई कर्मकांड नहीं होता। बस बैठना होता है। आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। मैंने सोचा कि चलो, ये भी करके देख लेते हैं। मेरे दिमाग में यही था कि मैं वहां जाऊंगा, गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, वे कोई उपाय या आशीर्वाद देंगे और मेरा काला जादू कट जाएगा। मैं अपनी सेठ वाली ईगो अभी भी साथ लेकर चल रहा था। जब मैं पहली बार छतरपुर पहुंचा तो मैंने सोने की मोटी चेन पहनी हुई थी। उंगलियों में पुखराज और नीलम की अंगूठियां थी और मेरा एटीट्यूड ऐसा था जैसे मैं किसी पर एहसान कर रहा हूं। मैंने देखा कि दरबार बहुत शांत था। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। चड्ढा जी ने मुझे जमीन पर एक दरी पर बैठा दिया। मेरे लिए जमीन पर बैठना बहुत अजीब था। मैं बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। थोड़ी देर बाद संगत में हलचल हुई और गुरुजी हॉल में आए। संगत जी, मैंने बहुत से संत महात्मा देखे थे जो मंच से ज्ञान देते थे, लेकिन गुरुजी मंच पर नहीं थे। वे संगत के बीच में थे। उनका चेहरा इतना तेज था कि आप उनसे नजर नहीं मिला सकते थे। मैं अपने मन में रिहर्सल कर रहा था कि जब मेरा नंबर आएगा तो मैं कहूंगा, गुरुजी, मेरी फैक्ट्री में किसी ने आग लगा दी है, काला जादू किया है, उसे काट दो। गुरुजी अपनी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने पूरी संगत पर नजर दौड़ाई और फिर अचानक उनकी नजर मुझ पर आकर टिक गई। हॉल में सैकड़ों लोग थे, लेकिन उनकी आंखें सीधे मेरे भीतर झांक रही थी। उन्होंने बिना किसी माइक्रोफोन के अपनी भारी आवाज में कहा, ओए, पीछे सोने दी चेन पाके जहड़ा बैठा है, सेठ इधर आ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चड्ढा जी ने मुझे कोहनी मारी। सुभाष भाई, आपको बुला रहे हैं। मैं थोड़ा अकड़ते हुए, थोड़ा घबराते हुए आगे गया। मैं उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गुरुजी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी सख्ती थी। उन्होंने पूरी संगत के सामने जो पहला वाक्य कहा, उसने मेरी दुनिया हिला दी। गले च सोने दी चैन पाई है, ते अंदर नियत पीतल तो ही माड़ी है। काले जादू कटवाना है थे, गले में सोने की चेन पहनी है
और अंदर नियत पीतल से भी खराब है। यहां काला जादू कटवाने आया है। मेरा गला सूख गया। मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं था। उन्हें कैसे पता चला कि मैं काले जादू का शक लेकर आया हूं? मैंने हकलाते हुए कहा, जी गुरुजी, मेरी फैक्ट्री में आग। गुरुजी ने हाथ उठाकर मुझे बीच में ही रोक दिया। उनकी आवाज हॉल में गूंज उठी। आग फैक्ट्री च नहीं लगी ओए, आग तेरी नीयत च लगी है। सगे भाई दा हक खा गया तू। ओदे दस्तखत धोखे नाल लेके उसनू घर चों कद दिता ते हुण सोचदा है कि बाबा जी तावीज देंगे ते तेरा पाप धुल जावेगा। आग फैक्ट्री में नहीं लगी, आग तेरी नीयत में लगी है। सगे भाई का हक खा गया तू। उसके सिग्नेचर धोखे से लेकर उसे घर से निकाल दिया और अब सोचता है कि बाबा जी तावीज देंगे और तेरा पाप धुल जाएगा। संगत जी, वह पल मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने भरी भीड़ में मेरे सारे कपड़े उतार दिए हों। मेरा भाई, मेरे धोखे वाले सिग्नेचर घर से निकालना, ये बात मेरी पत्नी और मेरे सीए के अलावा दुनिया में किसी को नहीं बता थी, यहां तक कि चड्ढा जी को भी नहीं। और गुरुजी ने बिना मेरे एक शब्द बोले मेरी पूरी जन्म कुंडली संगत के सामने खोल कर रख दी। मैं पसीने से भीग गया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। गुरुजी ने फिर कहा, ओह बेचारा चुपचाप निकल गया। उसने कोई बद्दुआ भी नहीं दित्ती, पर ओदे हजू आंसू जो जमीन ते गिरे सी ना, ओही तेरी फैक्ट्री दी आग बन गए ने। कोई काला जादू नहीं, ए तेरे अपने कर्मा दास सेख ताप। मैं वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी सारी अकड़, मेरा सेठ सुभाष का चोला टूट कर बिखर गया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे बचा लो। गुरुजी ने मुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, इत्थे रोन नाल कुछ नहीं होना। माफी ओदे कोल जाके मंग, जिदा हक मारिया है। अगले 4 गुरुवार इत्थे आएगा। जूता घर च संगत दे जोड़े साफ करेगा। तेरी सेठ वाली ईगो टूटनी बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने एक सेवादर को आवाज लगाई, ए सेठ नू लंगर खवाओ, पर आज संगत नू पानी खुद पिलाएगा। संगत जी, वह रात मेरे जीवन की सबसे भारी और सबसे जरूरी रात थी। मैं जो अपनी फैक्ट्री में किसी मजदूर के हाथ से पानी का गिलास नहीं लेता था, उस दिन मैंने दरबार में सैकड़ों लोगों को झुक झुक कर पानी पिलाया। जब मैं लोगों को पानी देता तो मेरी कमर झुकती और मेरा अहंकार टूटता। घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को सब बताया। वह भी डर गई। मैंने उस रात पहली बार पिछले 3 सालों में सुकून की नींद ली, क्योंकि मेरा झूठ खुल चुका था। जो बोझ मैं ढो रहा था वो गुरुजी ने उतार दिया था। अगले दिन से मेरा नजरिया बदल गया। मैंने फैक्ट्री में जाकर देखा, मुझे मशीनें नहीं, अपनी बेईमानी दिखने लगी। गुरुवार को मैं फिर दरबार गया। मैं सीधे जूता घर में गया और सेवा में लग गया। मैंने महंगे कपड़े पहनने छोड़ दिए थे। मैं एक साधारण पैंट शर्ट में जाता और लोगों के गंदे जूते साफ करता। जब हाथों में धूल लगती थी तो मन की मैल साफ होती थी। 4 हफ्ते बीत गए। चौथे गुरुवार को जब मैं सेवा करके अंदर हॉल में बैठा तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, अकड़ मुक गई या अजय भी बाकी है? मैंने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं मिट्टी हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सवेरे अपने भाई दे घर जा, ओदे पैरा च सिर रख के माफी मंग। ते जो कागज तू धोखे नाल बनवाए सी, ओहनू ओदी 50% हिस्सेदारी वापस कर। जे ओने तैनू दिल तो माफ कर दिता ता तेरी फैक्ट्री फेर तो खड़ी हो जावेगी। जे नहीं कीता ता जो बचा है ओ भी राख हो जावेगा। उन्होंने मुझे एक चाय का कप दिया और कहा, जा हुन तेरा इलाज शुरू होया है। अगली सुबह मैं उठा। मैंने अपने सीए को फोन किया और पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल करने और नई 50 से 50 पार्टनरशिप की ड्राफ्टिंग तैयार करने को कहा।
मेरी पत्नी ने एक बार भी नहीं टोका। गुरुजी के खौफ और कृपा ने उसके मन से भी लालच निकाल दिया था। मैं गाड़ी लेकर पश्चिमी दिल्ली में अमित के घर पहुंचा। वह एक 2 कमरे का बहुत ही साधारण सा घर था। बाहर गली में एक छोटी सी दुकान थी जहां अमित ऑटो पार्ट्स रिपेयर कर रहा था। उसके कपड़े ग्रीस से सने हुए थे। जो लड़का करोड़ों की फैक्ट्री चलाता था, वो आज 50 रुपए की रिपेयर कर रहा था। मुझे देखते ही वो खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। उसने हाथ पोंछते हुए कहा, भैया, आप यहां? सब ठीक तो है? संगत जी। उसकी आवाज में आज भी मेरे लिए भैया का सम्मान था, कोई कड़वाहट नहीं। यह देखकर मुझे अपने आप पर इतनी घिन आई कि मैं बता नहीं सकता। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं सीधा आगे बढ़ा और मैंने अपने छोटे भाई के ग्रीस लगे पैरों में अपना सिर रख दिया। अमित घबरा गया। वो मुझे उठाने लगा। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। मैं जमीन पर बैठा बैठा बच्चों की तरह कूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं अंधा हो गया था। मैंने पिताजी का भरोसा तोड़ा। मैंने तेरा हक मारा। मैं बहुत बड़ा पापी हूं अमित, मुझे माफ कर दे। अमित की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मुझे जमीन से उठाया और अपने गले लगा लिया। उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, भैया, मैंने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था। आप मेरे पिता की जगह हैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे बस आपका प्यार चाहिए था। संगत जी, जब एक भाई दूसरे भाई को सच्चे दिल से गले लगाता है तो जो ऊर्जा पैदा होती है वो दुनिया के हर काले जादू को काट सकती है। मैं उसे और उसकी पत्नी को अपनी गाड़ी में बैठाकर वापस घर लाया। उसी शाम मैंने उसे पेपर्स दिए और उसे फैक्ट्री का 50% मालिक दोबारा बना दिया। जिस दिन अमित ने फैक्ट्री में दोबारा कदम रखा, उसने पहले पिताजी की कुर्सी को छुआ और फिर काम पर लग गया। आप यकीन मानिए संगत जी, ये कोई किताबी कहानी नहीं है, ये मेरा अपना जीवन है। जिस सीएनसी मशीन को इंजीनियर महीनों से ठीक नहीं कर पा रहे थे, अमित ने 2 दिन में उसके फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया और वह मशीन दोबारा चालू हो गई। जो क्लाइंट्स मुझे छोड़कर चले गए थे, उनमें से 2 ने खुद सामने से फोन किया कि सुभाष भाई, हमें माल की जरूरत है, आप सप्लाई शुरू करो। बैंक ने हमारे लोन की रिस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव कर दिया। गुरुजी ने कहा था ना, आग तेरी नीयत में लगी है। जब नीयत साफ हुई तो फैक्ट्री की बरकत अपने आप लौट आई। अगले महीने मैं अमित और पूरे परिवार को लेकर चट्टारपुर दरबार गया। अमित गुरुजी के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक था। हम जाकर बैठे। गुरुजी ने हम दोनों भाइयों को एक साथ बैठे हुए दूर से देखा। उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। उन्होंने मुझे आवाज दी, ओए सुभाष, आ गया तेरा काला जादू कट। पूरी संगत में हंसी खेल गई। मैं और अमित दोनों आगे गए और हमने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका। गुरुजी ने अमित की तरफ देखकर कहा, तू बहुत चंगा मुंडा है। तेरी खामोशी ने तेरे भरा भाई नू बचा लिया। जे तू कोटक चरी जानदा ता इस सेठ कदे ना सुधरदा। तू बहुत अच्छा लड़का है। तेरी खामोशी ने तेरे भाई को बचा लिया। अगर तू कोटक चरी जाता तो ये सेठ कभी नहीं सुधरता। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, पैसे दी भूख इंसान नू हैवान बना दंदी है, पर याद रखी, जहड़ा पैसा किसी दा हक मार के आवे, ओ घर विच बीमारी ते आग ही लेके आंदा है। हुन दोनों भरा मिल के काम करो, बरकत मैं बख्शांगा। उन्होंने हम दोनों भाइयों को एक ही सेब के प्रसाद में से आधा आधा हिस्सा तोड़ कर दिया। वो सिर्फ प्रसाद नहीं था, वो गुरुजी की तरफ से हमारे रिश्ते की नई फाउंडेशन थी। आज 2003 की उस घटना को बीते हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं। आज हमारी फैक्ट्री मायापुरी की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज में गिनी जाती है। हमने 2 और नए यूनिट्स लगा लिए हैं। अमित आज भी टेक्निकल साइड संभालता है और मैं मैनेजमेंट। लेकिन अब फैक्ट्री के अकाउंट्स में मेरा एक भी सिग्नेचर अमित की मर्जी के बिना नहीं होता। आज भी जब मैं अपनी फैक्ट्री में जाता हूं
तो मेरे ऑफिस में पिताजी की तस्वीर के ठीक ऊपर गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है और मेरे डेस्क के कांच के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है जिस पर मैंने लिखा है, नियत साफ तो बरकत माफ नहीं होती। कई बार मेरे सर्कल के बिजनेसमैन मुझे बताते हैं कि उन्होंने अपने भाई को कोर्ट केस में हरा दिया या प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। वे इसे अपनी जीत समझते हैं। मैं उन्हें टोकता तो नहीं, पर मन ही मन कहता हूं कि भाई, तुम कोर्ट से जीत गए होगे, पर कर्मों के दरबार में तुम्हारी फाइल बहुत भारी हो चुकी है। संगत जी, अगर आपके मन में भी कभी संपत्ति को लेकर, पैसों को लेकर किसी अपने से बेईमानी करने का ख्याल आए, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन नियत गिराकर पैसा कमाना बहुत महंगा पड़ता है। वह पैसा आपकी तिजोरी तो भर देगा, लेकिन आपके घर की शांति, बच्चों के संस्कार और आपकी अपनी बरकत को जला देगा। अगर किसी से गलती हो गई है, अगर आपने किसी का हक रखा हुआ है, तो आज ही उसे लौटा दीजिए। अदालत के चक्कर से बचना आसान है, लेकिन कर्मों के चक्कर से कोई नहीं बच सकता। अपने मन में हमेशा ये अरदास रखिए, गुरुजी, मुझे लाख कम देना, पर मेरी नियत कभी खराब मत होने देना। मेरे घर में रूखी रोटी आए तो मंजूर है, लेकिन किसी का हक मारकर मेरे घर में पकवान न पके। मुझे इतनी सुमति देना कि मैं पैसों के लिए कभी अपने रिश्तों का खून न करूं। यकीन मानिए संगत जी, जब आपकी नीयत साफ होती है, तो गुरुजी की बरकत आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ी होकर आपके घर आती है। कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी, मेरी नीयत साफ रखना और मुझे हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग रखना। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे यहां लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।